द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में आज आलोक मेहता जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज देश को स्तब्ध करने वाली एक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। सुबह सुबह ये खबर आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से अपने गृह क्षेत्र बारामती वो जाने वाले थे और पहुंच गए थे स्ट्रिप पर के बिल्कुल स्ट्रिप पर ही उनका एयर स्ट्रिप पर ही उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। अब जांच में बहुत सारी बातें होंगी तो पता चलेंगे। आज हम जो आपके सामने बात करने जा रहे हैं वो आगे इस दुर्घटना के बाद जो महाराष्ट्र की और देश की सियासत में परिवर्तन होगा उसकी। देखिए, तीन बातें हैं: परिवार, पार्टी और सरकार। परिवार मतलब अजीत पवार का परिवार और शरद पवार। बातें चल रही थी कि दोनों एक हो जाएंगे। अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन कुछ जगहों पे एक साथ मिलकर भी लड़ा था दोनों ने। पार्टी एनसीपी पूरी तरीके से अब अजीत पवार के पास थी, सिंबल से लेके नाम सब कुछ एनसीपी उनके पास थी, और दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार रह गई थी, शरद पवार जी के पास। पार्टी भी एक हो जाएगी, ये भी चर्चाएं चल रही थी, उसका क्या होगा। और परिवार और पार्टी जुड़ी हुई यूं है क्योंकि एनसीपी चूंकि अब उसकी लेगेसी वैसे तो शरद पवार जी की बनाई हुई पार्टी है, लेकिन अब पार्टी पूरी तरह क्योंकि अजीत जी के पास थी तो अब उनकी पत्नी जो कि सांसद हैं, उनका बेटा जो चुनाव लड़ चुका है, हार चुका है, वो पॉलिटिक्स में है, पार्थ पवार। तो क्या वो लीड करेंगे या अब चूंकि परिवार के मुखिया शरद पवार हैं तो कोई और फैसला होता है। और इस सरकार में एक बहुत अहम भूमिका में थे, उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, तो उनके न रहने से सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये बात हम करेंगे। इसके अलावा आज बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजियां हुई हैं, खासकर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस घटना में एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की इस दुर्घटना में, और उन्होंने कहा कि ये चूंकि पुराने फैक्शन से मिलने वाले थे, मतलब शरद पवार जी के साथ इनका ये एक होने वाले थे और वापस ये ऑपोजिशन में जाने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना हो गई है तो इसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, सारी एजेंसियां बिकी हुई। तो क्या इशारा करना चाह रही ममता बनर्जी? वो सीधे सीधे किसी फाउल प्ले की ओर इशारा कर रही हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उनके सुर में सुर मिलाने वाले लोग भी आ गए। अखिलेश जी ने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, जांच तो हो, निष्पक्ष जांच हो, पता चले कि क्या हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा वो जो कंपनी जो जहाज जिसका ये जहाज था उसका पहले भी दुर्घटना का रिकॉर्ड रहा है, मेंटेनेंस हो रही थी कि नहीं हो रही थी जहाज की, उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए। खड़गे साहब ने कहा बड़ा अननेचुरल है, छोटा जहाज था, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, और ममता बनर्जी तो बिल्कुल इसमें सीरियस साबोटाज या फाउल प्ले उसका इशारा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट की बात कर लेता हूं। कुछ भी और नई जानकारी देवेंद्र है क्या बताने के लिए? क्योंकि अभी तो जैसे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि भाई उन्होंने लैंडिंग की परमिशन 2 बार मांगी थी। एक बार पहली बार एटीसी ने नहीं दी, दूसरी बार कहा और पूछ के कहा कि आपको विजिबल है कि नहीं एयर स्ट्रिप, हाँ। और उन्होंने हाँ में जवाब दिया, हाँ। और उसके बाद से एकदम से उसमें तय भी हो गया था कि कोई रनवे 11 उसको बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो लैंडिंग होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और एकदम से उसके बाद उन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ फ्लेम देखा। उम्मीद ये थी कि कुछ सेकंड में वो लैंड कर जाएंगे, लेकिन सिर्फ फ्लेम देखा। और पहली बार में क्योंकि उनको रनवे नहीं नज़र आया था, तो आमतौर पर ये होता है कि बिग लूप उसको बोलते हैं कि एक लूप दोबारा घूम के आते हो, फिर कोशिश करते हो लैंडिंग की, वो हुआ नहीं। इस अगर प्लेन की बात करें तो वाकई उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेज हैं। अब तो इसका प्रोडक्शन भी नहीं होता, बट मेंटेनेंस होता है, मतलब जो सर्विसेज में है उसको रखा जाता है। खासियत बहुत सारी हैं कि बहुत तेजी से बहुत जल्दी ऊपर ऊंचाई पे चला जाता है, लेयर जेट कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें खासियत क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, तो आमतौर पे नेताओं के पास एक समय के क्राइसिस रहता है, तो उसके हिसाब से वो पसंद आता होगा। मुझे लग रहा है कि ऑल रिसोर्सफुल आदमी है अजीत पवार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसी किसी चीज़ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता होगा। बिल्कुल स्तर पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल वही कह रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह की फ्लाइट नेताओं की पसंद होती है कि उनको समय का हमेशा एक क्राइसिस रहता है कि जल्दी कहीं पहुँचना हो, तो उस लिहाज से रहा होगा। अब दुर्घटना होनी होती है तो उसमें फडणवीस जी, शिंदे जी सब पहुंच गए, उनका पूरा परिवार जो है बारामती में पहुंचा है, अभी भी सब वहीं पर हैं। शरद पवार जी भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, वो मुंबई में थे। तो पहले परिवार की बात से शुरू कर लेते हैं। समीर जी, क्या थी परिवार के एक होने की चर्चाएं तो हम सुन रहे थे, बात कहां तक पहुंची थी? बिल्कुल बातचीत चल रही थी। जो जैसे कि नगर निगम के चुनाव आए थे उसके बाद परिवार 17 तारीख को बैठा था घर पे, और साथ में डिनर भी सब लोगों का हुआ था, और चर्चा चल रही थी कि आने वाले दिनों में ये परिवार एक होगा। लेकिन सडनली अब ये घटना घट गई, तो मुझे लगता है कि अब तो दिल्ली तय करेगा। अब तो मुझे लगता है
महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का क्या रोल होगा, शरद पवार साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे, एनसीपी का कमान कौन संभालेगा, क्या सुनीता पवार राज्यसभा छोड़कर वापस प्रदेश की राजनीति में लौटेगी या पार्थ पवार को कमान दी जाएगी या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में से किसी को दी जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मुझे लगता है परिवार से ही कोई इसकी कमान संभालेगा और 5 लोग ही दावेदार है। शरद पवार नंबर 1, उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उसके बाद सुनीता पवार और पार्थ पवार और जय पवार। चूंकि अजित पवार शरद पवार से पार्टी तोड़कर लेकर गए थे तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि सुनीता पवार शरद पवार को अब पार्टी का सर्वेसर्वा मान के उनके पास पार्टी सौंपेगी और उनके हिसाब से तय होगा, तय सुनीता पवार करेगी। और अब मुझे लगता है कि 41 विधायक है, 2 राज्यसभा के सांसद है, 1 लोकसभा के सांसद है, 9 कैबिनेट मंत्री प्रदेश के अंदर है, तो नेताओं का भी तो अपना अब भविष्य है कि अब अजित पवार तो चले गए, हम हमारी बात लेकर अजित पवार के पास जाते थे, अजित पवार से हम निर्देश लेते थे, अब अजित पवार नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। उनकी पत्नी बेटा दोनों पॉलिटिक्स में है, लेकिन सुनीता पवार की वो पॉलिटिक्स नहीं है ना। आप राज्यसभा सांसद बन गए लेकिन आप प्रदेश की राजनीति में आपका वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कद नहीं है कि विधायक आपकी बात को पूरी तरीके से माने। यह तो जयललिता जैसे ही होगा कि अचानक जयललिता की डेथ हो गई और फिर सरकार चलती रही, 15 लोग मिलकर चलाते रहे, वैसे ही ये सरकार चलाएंगे 2029 तक। वहां फैमिली नहीं थी, तो यहाँ फैमिली चलाएगी, यहाँ फैमिली है, फैमिली चलाएगी, लेकिन कौन चलाएगा ये अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस तय करेंगे। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य क्या ऐसी जानकारियां, ऐसी बातें हो रही थी कि शरद पवार जी ने इधर एनडीए में आने का मन बना लिया है या वो इसके लिए सहमत हो रहे थे, ऐसी बातें आ रही थी क्या? देखिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस बात का जवाब मिलेगा। जब पार्टी एक होगी तो आएगा कि क्या अजित पवार की बात हुई थी, क्या अजित पवार की इच्छा थी, क्या शरद पवार ने सहमति दी थी। सुनीता पवार भी इस बात का जिक्र करेगी, प्रफुल्ल पटेल इस बात का जिक्र करेंगे, सुप्रिया सुले इस बात का जिक्र करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये एनडीए में रहेगा परिवार, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी स्थिति में एनडीए से बाहर नहीं होगा, मंत्री बने रहेंगे। अब बस ये देखना है कि क्या अजित पवार की जगह सुनीता पवार आती है या पार्थ पवार आता है। दोनों में से पवार और पार्थ पवार तो कहीं नहीं जा रहे, ये तो क्लियर है। बिल्कुल बीजेपी में रहने वाले हैं, ये एनडीए में ही रहेंगे बीजेपी के साथ रहने वाले। सर, परिवार और पार्टी यहाँ से जो जैसा चल रहा था सिस्टम, 2 धड़े पार्टी के भी और परिवार के भी, वो वही रहेगा। परिवार एक हो जाए तो भी पार्टी जो है वो 2 फैक्शंस में रहेगी, या शरद पवार जी लेने देंगे पार्टी की कमान सुनीता जी को और पार्थ पवार को, और वो खुद भी इधर आ जाएंगे। कई पॉसिबिलिटीज हैं, आपको क्या लगता है? सर, वैसे तो खैर ये है कि आज इतनी जल्दी अभी उनको अंत्येष्टि भी नहीं हुई और हम बात कर रहे हैं, थोड़ा दुखद तो है, लेकिन राजनीति में तो ये सब होता ही है। परिवार कभी भी सत्ता संभालना, प्रधानमंत्री किसी को बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ऐसे कई ऐसे बड़ी रेलेवेंट पार्टी है और पावर शेयर कर रही है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि अफसोस से हम लोग बात जरूर कर रहे हैं और दूसरी दुर्घटना पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सुप्रिया सुले और इनके रिश्ते ऐसे जो व्यक्तिगत जो है पुरानी पीढ़ी के ऐसे जो नेता रहे हैं, उनमें संबंध इतने कटु नहीं होते हैं जो दूसरा एक दूसरे का गला काटे। जैसे इवन जैसे चाचा भतीजा वहाँ अखिलेश यादव वाले मामले में भी था, यहाँ उतना ख़राब नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप देखिए परिवार मिलता रहता था, समीर जी भी से सहमत होंगे कि जिस तरह से उनके संबंध थे। मुझे अभी भी लगता है कि सुप्रिया सुले को पहले भी बीजेपी के साथ सॉफ्ट, यदि आपने पिछले लोकसभा का भाषण सुना हो, सुप्रिया सुले ने कौन सा सब्जेक्ट था उस पर बाकायदा चर्चा भी की थी, ईवीएम पर भी बोला, मैं तो जीत के आती हूं ईवीएम से, मैं नहीं और दूसरा हाँ, इस तरह सरकार की चीज़ों का समर्थन भी किया था। तो उनके लिए कब से हम लोग ये मान रहे थे कि वो शायद उनको कैबिनेट में भी ले लिया जाए। तो आइदर इस तरह से परिवार में भी कोई सहमति बनती है कि भाई या तो वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में रहें जैसा पहले से था, क्योंकि अजित पवार ने जब से 91 में आए, मैं शरद पवार जी को तब से फॉलो कर रहा हूँ। अभी देखें कि शरद पवार जी राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। मेरी किताब थी राव के बाद कौन, उसमें नंबर 2 उन्हीं का नाम था। अच्छा, तो उनका भी सारा मतलब उसमें कहानी इस पर नहीं बताना चाहता, लेकिन शरद पवार तो उस समय इसीलिए लगभग 95 के आसपास ये सोचने लगे थे कि क्या हो सकता है, उत्तर भारत में जाना भी शुरू किया था। मैंने जर्नलिस्ट को अपने साथ में लगा, तो 91 में चले गए थे राष्ट्रीय राजनीति के बाद। हाँ, मैंने राष्ट्रीय राजनीति में गए तो उसके बाद अजित पवार को सारा जैसे होता है ना भाई आप देखोगे, बिल्कुल, तो तब से वो कर रहे थे, इसलिए अजित पवार का होल्ड है। अब शरद पवार निश्चित रूप से बेटी को चाहते थे ज़्यादा कि बेटी ही नेतृत्व तो करे, तो या तो पार्टी का नेतृत्व तो सुप्रिया सुले को ले ले। अब दोनों एक कैसे होंगे ये फार्मूला परिवार ही डिसाइड करेगा। एक्चुअली हमें कंफ्यूज करना नहीं चाहिए, 2 पार्टी, अभी 2 पार्टियां हैं। बिल्कुल, ये बातें चल रही हैं कि एक होंगी कि नहीं, है तो 2 पार्टियां ना। तो अभी फिलहाल अजीत पवार की जगह भरने कौन आएगा, सवाल ये। एनसीपी का जो नाम आ सकती है बेटा, देखिए चुनाव आयोग भी अभी इसका डिसीजन आने वाला है। देखा जाए तो एनसीपी अभी शायद फरवरी में आने वाला है, इसी महीने में, जो पहले चुनाव आयोग में भी लगा रखा है ना कि किसको मिलेगा सिंबल। तो उस दृष्टि से भी पार्टी तो एक हो सकती है, उसमें खाली कौन कितनी जिम्मेदारी ले ले यदि अलग रहती है। चूंकि एक मुस्लिम वोट का बड़ा संकट है, बीजेपी के साथ जाने में क्या मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ तो न चला जाए या दूसरी तरफ न चला जाए, ये इसलिए मैंने कहा कि इस चीज़ों को जैसा कहा भाई वो केंद्रीय यहाँ पर बीजेपी का हाईकमांड
देखिए कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होती है, यदि आप दूसरे पक्ष में भी रह करके यदि थोड़ा सा हमारे लिए अनुकूल है, अभी चुनाव नगर निगम में भी लड़े ना साथ, एनसीपी और अजीत पवार मतलब उनकी शरद पवार के साथ लड़े ना कुछ इलाकों में जी, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई अभी लगना चाहिए, कुछ दिन लड़े लग रहे हैं। फिर कैबिनेट मीटिंग में भी आने लगे थे, मतलब वो तो उस वक्त भी लग रहा था कि एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक लोकल इलेक्शन के लिए टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी और शरद पवार की बन गई थी। देखिए अजीत पवार अपने रहते ये तो बिल्कुल साफ कर गए थे कि मैं अब यहां हूं, बिल्कुल, और पार्टी मेरे पास है, बिल्कुल, पार्टी की लॉयल्टी भी मेरे पास है। आपने बताया 41 विधायक, 2 राज्यसभा, 1 लोकसभा, छोटी ताकत नहीं होती, 9 मंत्री, सरकार का हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। सवाल ये कि अब उनको रिप्लेस कौन करेगा? तो क्या परिवार में से ही कोई आएगा? जैसे अभी पहले देखें सौरभ कि जो हुआ, एनसीपी ने एक तरह से अपना फ्यूचर खो दिया, अपना लीडर खो दिया। शरद पवार जी 87 साल की उम्र के तकरीबन है, तो अगले चुनाव के हिसाब से अगर देखिए तो समझ सकते हैं कि 91 रह जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, सुप्रिया सुले में वो ताकत, वो स्ट्रेंथ, वो मादा नहीं कि वो पार्टी चला सके, ये सबको पता है। महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले को भी बेहतर पता है कि उस पार्टी उस रूप में अपहरण कर सके, वो नहीं है। तो अजीत पवार में सबको अपना फ्यूचर दिख रहा था एनसीपी का, तभी इतनी बड़ी टूट हुई थी, सभी इतना कुछ हुआ था। अब उन नेताओं को तो पहला झटका ये लगा ना कि उनको ये लगा कि हमने अपना फ्यूचर खो दिया, हमने अपना लीडर खो दिया, जिसके पास आप सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे, 5:30-6 बजे उनका अजीत पवार का काम शुरू हो जाता था और उस समय वो पहुंच जाते थे। ब्यूरोक्रेसी पे उनकी गजब की पकड़ रहती थी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। तो ब्यूरोक्रेसी पे जब आपकी पकड़ होती है तो डेवलपमेंट के तमाम वर्क या आम लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए तमाम काम आप फ़ोन पे करा देते हैं, वहाँ से लीडरशिप बिल्ट होना शुरू होती है। उस तरह का मादा इन लोगों में अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वैक्यूम पूरी तरह से एनसीपी को आप कह सकते हैं एक तरह से उसने सैटर कर दिया। उन नेताओं को भी, परिवार तो छोड़िए, परिवार के लिए तो बेहद दुखद है ही, उन नेताओं के लिए जो एनसीपी के नेता हैं उनके लिए बड़ा झटका, महाराष्ट्र के लिए बड़ा झटका, ये सारी चीज़ें हैं। आगे के रास्ते के तौर पर देखें सौरभ, तो एकदम से ये समझ में आ रहा है कि अभी जो अंडरस्टैंडिंग जैसे चल रही है ना, मर्जर अब की बात अब और ज़्यादा जोर पकड़ेगी, तेज हो जाएगी और ज़्यादा तेज़ होगी। और उसमें दूसरी चीज़ ये होगी कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता ये अजीत पवार वाले पार्टी के ड्राइविंग सीट पे होंगे। ड्राइविंग सीट का मतलब ये नहीं कि ये फेस होंगे, डिसीजन मेकिंग में वो गवर्न करेंगे एक तरह से। उसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली के साथ या देवेंद्र फडणवीस के साथ इन लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बीजेपी के साथ इनको एनसीपी के इस गुट का फ्यूचर ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। उनको ये लगता है कि फ्यूचर इधर ही है, कांग्रेस के खेमे के पास कुछ रह नहीं गया है, तो बेहतर है कि इधर अलाइंड होकर रहें। और वहाँ पर वो ये चाहेंगे कि या तो अजीत पवार जी की पत्नी जो कि अभी राज्यसभा सांसद हैं उनको उस सीट पर लड़ाया जाए, अजीत पवार जी वाली सीट पे, और डिप्टी सीएम वहाँ पे बना दिया जाए। उनके लड़ाने में फ़ायदा ये है कि हालांकि पॉलिटिक्स में उनका कोई लंबा कैरियर नहीं है, पिछले चुनाव में ही आई थी, लोकसभा चुनाव लड़ी, हारी, फिर राज्यसभा भेज दिया गया। आकस्मिक सही लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, बट सहानुभूति एक फैक्टर उनके साथ रहेगा। बेटे के साथ वो नहीं रह पाएगा, पार्थ के साथ एक ऑलरेडी एक चुनाव हारे हुए हैं, प्लस कुछ करप्शन का आरोप लग गया था, लैंड ग्रैब वगैरह का, तो उसमें ज़्यादा आसानी डिप्टी सीएम के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डिप्टी सीएम बनाना हो तो शायद ज़्यादा मुफीद इन लोगों को ये लगे। तो एक बात तो क्लियर है कि डिप्टी सीएम एनसीपी का होगा अभी भी, उसमें कोई दो राय नहीं, दो चीज़ नहीं होगी सौरभ। पहली बात तो ये कि डिप्टी सीएम होगा, डिप्टी सीएम ना हो ऐसी दूर दूर तक कोई कोशिश भी नहीं होगी। ठीक, एनसीपी की जो पोजिशनिंग है बिल्कुल वैसी रखी जाएगी। दूसरी चीज़ कि एनसीपी का जो फ्यूचर होना है उसमें एक बड़ा धड़ा आप अगले चुनाव में देखेंगे कि वो बीजेपी के साथ होगा। उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना नेता खो दिया, अब उनको अपना लीडर देवेंद्र फडणवीस ही नजर आएंगे और बीजेपी ही नजर आएगी, इसके साथ वो जाना चाहेंगे। लेकिन तुरंत कोशिश भी ऐसी नहीं होगी कि कहीं से ये नजर आए कि वो टूट फूट शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें फिर जो सहानुभूति फैक्टर है ना वो बहुत डैमेजिंग हो जाता है। मैं आज जो तस्वीरें देख रहा था, एक्सीडेंट हुआ, शरद पवार जी पहले मुंबई से हेलीकॉप्टर से पहुंचे, सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले दोनों बजट सत्र के लिए यहाँ पार्लियामेंट में थी, दिल्ली में थी, मेरे ख्याल से पार्थ भी शायद नहीं थे वहाँ पर, पार्थ भी यहीं थे, तो तीनों लोग शायद एक साथ ही पहुंचे। और मुझे इतने बड़े झटके के बाद, क्योंकि पब्लिक फिगर हैं सुनेत्रा जी, आज उन्होंने कैसे अपने आप को उतना कंपोज रखा होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वो एक कंपोजर में थी, बहुत मुश्किल है लेकिन वो थी। तो वो ये समझ रही थी कि ये जिम्मेदारी जो है कितनी बड़ी है। मेरा जो पर्सनल नुकसान हुआ वो तो हुआ, मतलब मेरा पति किसी का जाना, लेकिन उनको लग रहा था कि मेरे पीछे कितने और लोग हैं, उनके लिए मुझे अभी थोड़ा तो
कुछ तो मुझे सब्र करना और पड़ेगा। वो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है जब से आज पब्लिक लगा लाइफ में उनको अभी आई है। पब्लिक लाइफ में आना, पिछले चुनाव के समय भी आप देखें तो बहुत ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर राज्यसभा में भी जब आती हैं तो वो मैच्योरिटी वो नजर आती वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती और है। वो ले सकती हैं और वो पॉलिटिकली ज्यादा सूट करेगा पार्थ की तुलना में। डिप्टी सीएम अगर बनाना हो तो, और वहां पर ट्यूनिंग भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है। दूसरा, अगर राजनीतिक असर के हिसाब से समझें तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि आगे भविष्य में उनमें से एक बड़े गुट को आप देखेंगे कि वो बीजेपी के साथ आना चाहेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमारा नेता तो गया, अब हमारा नेता इधर ही है। दूसरी चीज़ कि अब देवेंद्र फडणवीस के लिहाज से अगर देखें तो शासन चलाना उनके लिए और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इस लिहाज से स्मूथ मैं कह रहा हूँ कि अजीत पवार एक ताकतवर नेता थे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि असर्ट करते थे। ब्यूरोक्रेसी में उनकी बहुत अच्छा पकड़ थी। ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ होती है तो आपके पास एक एक इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है कि सरकार के किस मंत्रालय में क्या चल रहा है, जो मंत्रालय आपके पास ना हो उसके बारे में भी। तो वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग में आप ज़्यादा डोमिनेंट रहोगे। तो ऑलमोस्ट आप देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से देखें तो देवेंद्र फडणवीस का जो एक्सपीरियंस है उससे कहीं ज़्यादा अजीत पवार एक्सपीरियंस लेके बैठते थे। भाई 82 के आसपास वो पॉलिटिक्स में आ गए थे और उतना लंबा एक्सपीरियंस के बाद, इतनी पकड़ के बाद, ग्राउंड पे इतनी पकड़ के बाद वो एक असर्टिव रहते थे। वो चीज़ नहीं रहेगी। अब और ज़्यादा आपको शासन का जो स्वरूप नजर आएगा वो इस रूप में लगेगा। और प्रफुल्ल पटेल की बात मैं बार बार इस लिहाज से कर रहा हूँ सौरभ, कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1990 के आसपास अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल का ट्यूनिंग रहा है। इतनी लंबी दोस्ती के बाद गवर्निंग सीट डिसीजन मेकिंग में प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। दिल्ली के साथ रिश्ते प्रफुल्ल पटेल का काम था, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल दोनों वो समझते हैं कि फ्यूचर मोदी के साथ है। आपने कितनी बार देखा है एकनाथ शिंदे जी को दिल्ली आकर के बात करते हुए, कोई भी इशू हुआ वो दिल्ली आकर के बात करते हैं सीधे। अजीत पवार को हमने नहीं देखा है सर। उनके लिए इसका मतलब हाँ, वो काम उस स्तर में नहीं, वो कोई और कर रहा था। वो प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी कर रहे थे, वो सुनील तटकरे ऑलरेडी कर रहे थे। पार्लियामेंट वाले में अमित शाह की जो उनका जो दफ्तर है अक्सर नजर आते हैं प्रफुल्ल पटेल ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन जब लोग जा रहे होते हैं। अब इसमें एक संभावना और है। दिन में हम लोग बात कर रहे थे तो प्रोफेसर रागी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा देखें अभी सब जब कोई क्षति होती है, जनहानि होती है ऐसी, तो सब लोग शॉक में भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है शमशान का बैराग कहते हैं। शमशान में जब आदमी जाता है तो हर आदमी बैरागी हो जाता है, सबको लगता है कि सबको अंत में यही आना है, किस बात की आपाधापी, क्यों पड़े हैं पीछे, और वहाँ से बाहर निकलते फिर अपनी दुनिया में वो लौट आता है। बिल्कुल सच है ये बात। तो इस झटके से जब उभरेगा परिवार, जब थोड़ा संभलेगा परिवार, क्या ये पॉसिबिलिटी आपको दिखती है कि शरद पवार जी असर्ट करके जो उनका खोया है, जो पार्टी ले गए थे अजीत पवार, वो उसको दोबारा लेने का प्रयास करें? शरद पवार की तो कोशिश होगी निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टी उनके हाथ से निकल गई है। और जिस तरीके से अभी नगर निगम के चुनाव परिणाम आए थे, अजीत पवार और शरद पवार मिलकर लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बता दिया कि चाहे पुणे हो, सोलापुर हो, कोल्हापुर हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, तो अब अजीत पवार के इतना चुनाव प्रचार अभियान करने के बाद, शरद पवार के साथ आने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत बन गई, तो अब ये बात वो जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके कुछ इनका भविष्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो देवेंद्र करे, तो उसकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सेंटीमेंट को देखते हुए कुछ नहीं करेगी। अभी परिवार को पूरा सपोर्ट करेगी। उनके परिवार से किसी को उप मुख्यमंत्री जिसको वो करते हैं, अगर सुनेत्रा आती तो सुनेत्रा को या पार्थ को, पार्थ की संभावना कम है, सुनेत्रा की संभावना ज्यादा है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेगी, चुनाव लड़ सकती है वो विधानसभा का। अभी भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2029 में लोकसभा चुनाव है, तब तो भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर अपने हिसाब से सब चीज़ तय करेगी। और तब भारतीय जनता पार्टी का जो रोल होगा पश्चिम महाराष्ट्र को लेकर, तब भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अब जो विधायक है उनको भी तो अपना भविष्य दिखेगा कि अब हमको चुनाव में टिकट कौन देगा, हम चुनाव में कहां जीतेंगे। अजीत पवार का सपोर्ट था, तो वो बीजेपी की तरफ देखेंगे अब सभी, तो निश्चित रूप से वो अपना भविष्य देखेंगे। किसी को लगेगा कि भाई मेरे इसमें मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है, यहाँ पर मेरे कांग्रेस से जाने से चुनाव लड़ सकता हूं, तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि बड़ा वर्ग टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, चाहे वो सांसद तो उनके पास ज्यादा है नहीं, विधायकों का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी। बहुत ज्यादा अस्तित्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहेगा नहीं। सर, है हमारे यहाँ उदाहरण हमारी राजनीति में ऐसे हादसे अगर हुए हैं तो उसके बाद क्या हुआ है पार्टियों का? कोई बाद में यूं तो है ना, माधवराव सिंधिया का ज्योतिरादित्य बन गए बेटे, लेकिन वो ठीक ज्योतिरादित्य भी उसको ट्रेन कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, चाहे बहुत यंग थे उस समय भी। मैं गया था उसमें इलेक्शन के अभियान के समय में भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो होता है। राजमाता सिंधिया के परिवार को आप देखिए, वसुंधरा भी आई, तो मैं ये तो ये कि इस तरह की जो गांधी बनी, इसलिए परिवार वाली बात नहीं मैं इसमें जोड़ूंगा। मैं अभी भी कहूँगा, आप देखिए कि शरद पवार ने जब उनका शादी हुई थी प्रतिभा जी से, उनकी पत्नी का नाम है, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक बेटी होगी और मैं ज़्यादा बच्चे नहीं करूँगा, और मैं इस तरह की उनकी जो शर्त थी, तो बेटी पर उनका सारा आप जीवन में, जैसे बहुत बड़े सीनियर हो चुके हैं वो सब कुछ भविष्य सुदृष्टि। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा, पहले भी
मैं इतना लोकल किसी में बहुत डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन फिर सही बात यह है कि कोशिश थी कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले ली जाए। इसलिए हाई लेवल पर आपको यदि याद हो, कोई आपने भी चलाए होंगे चैनल में, नहीं, ये चर्चाएं तो हमने बहुत बार की हैं, कई बार ऐसी बातें हुई हैं। इसलिए अभी लेकिन वो कभी काम सिरे चढ़ा नहीं। मेरा ये कहना है कि अब ऐसा मौका आया है जब चूंकि अजित पवार माइनस हो गए, नहीं रहे दुनिया में, अब सुप्रिया सूले के लिए शरद पवार, देखिए और पार्टी पे उनका नहीं प्रभाव हो, सुप्रिया सूले का भविष्य वो जरूर चाहेंगे, जिसके जीवन में शादी से पहले कहा होगा एक बच्चा रखेंगे, उसके हिसाब से तो वो अपने बेटी, जैसे लोग परिवार के लिए करते हैं अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एकदम मेरे उत्तराधिकारी बना दो। लेकिन हाँ, इसी चक्कर में तो अजित पवार चले गए, सुप्रिया को ही वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन पार्टी संगठन में उनका प्रभाव नहीं था सुप्रिया जी का, वो राष्ट्रीय राजनीति की तरह से धुआं तैयार हो गई थी, जिसे गुड पार्लियामेंट्रियन। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट होगा जिसमें शरद पवार की पार्टी से ज़्यादा सुप्रिया सूले का भविष्य सुनिश्चित करना है, इसलिए बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन उसमें यह भी कि प्रफुल्ल पटेल मानेंगे, प्रफुल्ल पटेल तो पूरी कोशिश में कि मैं मंत्री बनूं इस समय केंद्र के अंदर, वो तो अगर सुप्रिया सूले आएगी तो प्रफुल्ल पटेल का रास्ता बंद होगा। तो क्या प्रफुल्ल पटेल इस स्थिति पे आएंगे कि भाई मैं नहीं बनूंगा, सुप्रिया सूले को बना दो? और क्या सुनीता पवार ये बात स्वीकार करेगी कि जिससे वो चुनाव लोकसभा का हारी है, परिवार इतना अलग हो चुका है और आज अजित पवार के पास पार्टी, मतलब सुनीता पवार की पार्टी है, तो वो क्या सुप्रिया सूले को इतनी स्पेस देंगे कि आप केंद्र की राजनीति करिए और हम प्रदेश की करेंगे? सर जी एक लाइन, मैं अब यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं प्रफुल्ल पटेल जी को मैं भी बहुत समझ जानता हूँ, कुछ ऐसे रीज़न है जिससे मोदी जी उनको कैबिनेट में लेने में कठिनाई आएगी। डिटेल में भी डिस्कस आज करना, नाम तो उनका 24 के बाद आ ही गया था, उस वक्त कहानी बताई गई थी कि नहीं एक नहीं दो चाहिए, इसलिए हम एक भी नहीं बना रहे। उसमें और कुछ रीजन है, मतलब जो कई ऐसे जांच वांच जो है, मैं कुछ ऐसे कह, मेरे पास दस्तावेज है वो सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद यदि वो तो खैर अलग बात है, इशू प्रफुल्ल पटेल नहीं है, इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये ऐसा, आप सब लोग ज्यादा अनुभवी हैं, मेरा ये मतलब मुझे जो लगता है वो ये, जिस परिवार के पास अजित पवार मुखिया थे, वो पूरी पार्टी ले आए शरद पवार से, वो सत्ता में है, वो अपने पॉलिटिकल पावर की पीक पर चल रहे हैं, पार्टी का मुखिया, उप मुख्यमंत्री, सब कुछ है जिस आदमी के पास, अब वो नहीं रहे। क्या ये सीधा सीधा उस पर हक जो है उनकी इमीडिएट फैमिली का नहीं है, उनकी वाइफ का नहीं है, उन्हीं का ही है। शरद पवार जी को सुप्रिया सूले जी का फ्यूचर दिखता है, तो क्या सुनेत्रा जी को पार्थ और जय का फ्यूचर नहीं दिखता? उनको रखेंगे ना, यहाँ उनको रखेंगे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी भी चीज पर? बिल्कुल सर, एक चीज जैसे देखिए, शरद पवार भी ऐसी कोई कोशिश बिल्कुल करते नजर नहीं आएंगे, जैसे कि आपने पूछा ना कि क्या वो पार्टी वापस लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर उसमें भी सेंटिमेंट फैक्टर इतना खराब जाएगा ना। पहली बात तो ये है, कोशिश भी करेंगे तो कि भाई घर का बच्चा गया, और आप लगे हो राजनीति करने लगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो जिन नेताओं के सारे पार्टी बनती है ना, जिनको आप लेके आना चाहेंगे वो आपके पास क्यों आएंगे? और अगर आप में वो अपना फ्यूचर देखते तो जाते ही क्यों वहां पे? तीसरी चीज की जो सरकार के साथ है, अभी तो कुछ होना ही नहीं है ना भाई, अगले चुनाव में बात होगी तो सरकार छोड़ के वहां पे कौन जाता है? वहां पे 4 साल के लिए वनवास क्यों जाओ? और उसमें सुप्रिया सूले के बारे में वो जानते हैं, शरद पवार के बारे में जानते हैं, तो वो सब तो मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं होना है। बस उसमें दिखना ये है कि आगे कितनी तेजी से, पहली बात तो ये कि डिप्टी सीएम के लिए वो क्या करते हैं, और आगे कब तक वो क्या अपने आप को लीडर के तौर पर डेवलप करती है। जैसे इसको भी खारिज नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि उनमें इतना पोटेंशियल हो कि अजीत पवार की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें, तो फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी में वो लोग संभावना देखने लगेंगे, वो गलत साबित हो जाएगी। तो वो सब तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सब कुछ इसी पेरीफेरी के अंतर्गत होना। मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं, चलिए। हम लोग आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, वाइस राजशेखर रेड्डी की। उनके जाने के बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार को तवज्जो नहीं दी, किसी और को किरण रेड्डी को बनाया था, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। लेकिन उस वक्त वो भी तो बहुत यंग थे, वाइस भी तो वाइस साहब बहुत यंग थे, उनकी बहन भी हैं शायद, दोनों ही यंग थे। उन्होंने नए सिरे से नई पार्टी खड़ी की, करने वाले कर जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बने। हाँ, अब मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद आज सबसे बड़ी फोर्स है वहां पर कांग्रेस के सामने, सब, और टीडीपी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी फोर्स वही है, बल्कि नंबर 2 फोर्स में मानता हूँ। सौरभ, यहाँ पे एक चीज और समझिए कि मुझे जो लगता है कि शरद पवार जी, अगर दोनों पार्टी का मर्जर हो भी जाए तो उम्र के इस पड़ाव पे बीजेपी के साथ हो जाए, ऐसा कतई नहीं होने जा रहा है। अगर ये होना होता तो बहुत पहले हो गया। उनके मन में कोई हिच है, हाँ। वो ये अपने ऊपर तोहमत नहीं लेना चाहेंगे कि मैं सारी जिंदगी जिनसे लड़ा उनके साथ में चला गया, तो और कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और उसमें वो एकदम इस तरह के एडजस्टमेंट चलते रहेगा। सुप्रिया को फिर अपना जो डिसीजन लेना होगा वो आगे जाके भले ले लें, बट अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय उसके जो हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज बड़ा ये है कि आज मैं बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से पूछ रहा था कि भाई आगे आप लोग कैसे देख रहे हैं,
तो उनका ये भी कहना था कि ये इतना बड़ा सदमा और झटका है कि हम लोग एक लाइन भी बात भी करने की स्थिति में नहीं है कि आपसे हम बात करें कि आगे किस रूप में देखा जा रहा है। फिर उन्होंने एक ने कहा भी ये बात कि जर्नलिस्ट, क्योंकि उनको अपना काम है तो रुथलेस होकर ये सवाल सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। अभी तो हम लोग किसी कंडीशन में नहीं है कि इस पर कुछ भी बात कर सकें। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है वो इसी के इर्द गिर्द नज़र आ रही है कि डिप्टी सीएम परिवार का इसी तरह से चलता रहेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस का और ज्यादा अभी मजबूत बीजेपी होगा। सपोर्ट करेगी मतलब नहीं अजित तो पवार जाहिर हो, की जैसे बात आज पूरा- वो तो आज जो फडणवीस बिल्कुल। जी के जो शब्द थे, मेरे मित्र चले गए, दमदार दिलदार मित्र, मेरे दिख रहा था कि उनके लिए पर्सनल लॉस है। बिल्कुल। और अजित पवार के साथ परिवार को जो support रहा है, करेंगे मतलब वो। सपोर्ट रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो बीजेपी इसमें कोई मतलब बड़ा शिंदे जी का भी जो दखलंदाजी- स्टेटमेंट था वो बड़ा दिल से निकली हुई बिल्कुल। बातें कह रहे थे वो। नहीं, अभी तो मतलब सुनीता पवार और पार्थ पवार में से तय होगा। सुनीता पवार की संभावना ज्यादा, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी अभी अजित पवार के परिवार भाई को। मुझसे सब किसी ने तरीके से। नीचे चाय पीते हुए पूछा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई देखिए जिनके लिए जो बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे, जाहिर है कि वो शौक में है। आम व्यक्ति तो इसमें यही सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या होगा। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि इसका किसको फायदा होगा, इसका सरकार में झूमे किसको फायदा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि भाई अब जहां 3 पाए थे, तीनों को साथ लेके चलना देवेंद्र फडणवीस को, अब उनको जो है थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट में, बिल्कुल, थोड़ा उनके लिए बिल्कुल, स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल। शिंदे साहब के लिए अब इसका फॉल आउट क्या है? क्या उनकी राह भी कुछ आसान हो जाएगी? उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी क्या? नेचुरली वो तो एक हो गया ना कि अब तो वो भी एक नेता के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। यदि सुमित्रा जी बनती हैं तब भी वो उनके लिए अपना प्रभाव ज़्यादा रहेगा इस निश्चित रूप से। लेकिन अभी उनको एक तरह से स्पेस मिल गया, ये नहीं कि उनसे प्रतियोगिता थी। मुझे लगता है वो भी, क्योंकि अजित पवार तो चाहे शिवसेना के लोग रहे और सबके साथ मोबिलाइजिंग रिलेशन, इसीलिए जो अभी हम और बात करेंगे दुर्घटना, कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता। उनके विरोधी बहुत कम आपको दिखेंगे व्यक्तिगत रूप से, दुश्मन ना कि इसका बुरा हो जाए, ये मर जाए, कुछ हो जाए, जैसे होता है ना। आप शिंदे तो जी की इंपॉर्टेंस भी थोड़ी बढ़ेगी अब सरकार में। ये निश्चित अब सर ये जो बयान आए हैं, ममता बनर्जी ने जो कहा कि ये क्योंकि दूसरी तरफ चले जाने वाले थे, सरकार को छोड़ने वाले थे, तो फिर ये दुर्घटना हुई तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे। चुनाव में तो कुछ भी बोलेंगे। नहीं, सबसे खराब ममता का मैं इसलिए पहली मेरी प्रतिक्रिया आई थी कि माधवराव सिंधिया उस समय ये कांग्रेस की ये भी पुरानी यूथ नेता थी, उनके लिए भी तो हम कई लोग मानते थे कि भाई वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो क्यों नहीं बोला तब? वो तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। हाँ, राजेश पायलट की सड़क दुर्घटना में हुई, प्लेन नहीं था। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कुछ में उस पर षड्यंत्र की बू हम लोगों को भी लगता था, हमने कुछ ज़्यादा उस पर वो नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि ये ऐसी स्थिति, चूंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों से उन्होंने वो किया था, जैसे मैंने कहा ना राव के बाद कौन वाले, उनका भी एक्सेप्ट में था। तो राजेश पायलट और सिंधिया दोनों कंटेंडर थे प्राइम मिनिस्टर के। तब भी किसी ने इस तरह का घटियापन, जो मुझे लगता है कि आज जो ममता जी ने किया राजनीति से भी हट करके, कि षड्यंत्र की बू, देखिए ये जांच की बात तो सब हम अभी कहेंगे, प्लेन खराब था, डीजीसी हाँ, ये तो बात को भाई कैसे हो गया, वीआईपी ट्रैवल कर रहा है प्लेन में, क्या खराब वो सब बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से इवन एनसीपी के कुछ लोगों ने आज भी किस दिन के किसी प्रोग्राम में देखा, ये कहना इस समय इतना खराब लगता है कि आप कोई उनका जब विरोधी नहीं था, आप एक मानते कि अजित पवार के इतने दुश्मन थे जो उनको मरवा देंगे प्लेन मैं में सर दुर्घटना दूसरी के बात कहता हूं भाई, अजीत पवार, ममता जी ने कहा अजीत पवार सरकार छोड़ के जाने वाले थे, सरकार छोड़ के वो जाने वाले थे तो क्या सरकार गिरने वाली थी? सरकार तो देवेंद्र फडणवीस आते अकेले चला लेते। संजय राउत का बयान देखिए, संजय राउत ने आज बयान दिया, कि भाई अब ऐसा होगा कि बड़े बड़े नेता छोटे छोटे चुनाव प्रचार में प्रचार करने जाते हैं, पंचायत का प्रचार करने जा रहे थे अजित पवार बेसिकली, तो बोले अगर नहीं जाते तो बच जाते, प्रचार करने गए, मुंह था तो मर गए। पर इस तरह का बयान हम मराठी में अगर आप दे रहे हो, संजय राउत ने बयान दिया कि भाई अगर प्रचार करने नहीं जाते तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि मुंह था कि छोटे छोटे चुनाव में भी बड़े नेताओं को जाना है, तो वो गए तो ये घटना घट गई। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट तो ठीक है, उन्होंने कहा मेरे अच्छे साथी नहीं किया, उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, मतलब बारामती पहुंच गए, उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं। मुझे बल्कि लगता है अजित पवार को जब पिछली बार भी एक दिन के लिए चाहे बने हो, तब भी इस तरह से रिश्ते फडणवीस के साथ कितने अच्छे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी अजित पवार के बहुत अच्छे रिश्ते थे ना। कैसे देखा जा रहा है, जैसे ममता जी ने जो बातें कह दी इसको पॉलिटिकल सर्कल्स में? बहुत शर्मनाक जिसको कहना है कि उस पर कोई कमेंट भी अगर पूछिए, चर्चा भी, तो लोग बहुत ही बैड टेस्ट में इस तरह की बात करना। भाई जांच हो, और कौन नहीं चाहेगा कि जांच हो, आखिर वजह क्या है, सारी चीज़ें होनी है। लगातार उस पर बात भी कर रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जा रही थी कि ये चीज़ है, इस एंगल से भी जाँच होगी, लेकिन उसको इस रूप में इतना घटिया और इस तरह का एंगल देना, उसे ये समझ में आ रहा है कि वो राजनीतिक शत्रुता वाली जो लाइन है ना कि बंगाल का इलेक्शन है तो आप कोई भी नई लकीर खींचो जिससे हम दिखें कि एकदम से इनके हम विरोधी हैं, वही करती नजर आ रही हैं। कम से कम सिर्फ जांच की बात आप कहो, समझ में आए फिर बेटे, या अगर आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस हो तो फिर बता दीजिए कि कभी अजीत जी से आपकी बात हुई हो, अजीत पवार जी ने अगर ये इस तरह की, और ये कहाँ से आ गई बात कि वो सरकार छोड़ के जाने वाले थे, और ये पता है वो सरकार छोड़ के
लेकिन अब यह कि वित्त मंत्रालय क्या देवेंद्र अपने पास रखेंगे? वित्त मंत्रालय पहले ये देवेंद्र भी के एक पास सवाल रहा होगा। है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, तो उप मुख्यमंत्री का क्या क्या देख रहे थे अजीत पवार? अजीत पवार के पास 4 से 5 मंत्रालय थे, बड़े मंत्रालय उनके पास। सबसे बड़ा वित्त मंत्रालय। हाँ, वित्त मंत्रालय सबसे उनके बड़ा पास सबसे बड़ा मंत्रालय था। और देवेंद्र भी वित्त के एक्सपर्ट है, देवेंद्र का भी वित्त मंत्री देवेंद्र रहे, तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय रहेगा तो फिर देवेंद्र गृह मंत्री, वित्त मंत्री, चीफ मिनिस्टर, तो क्या गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास जाएगा और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस रखेंगे, कि गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जाएगा और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस रहेंगे? तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय अब देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। वित्त मंत्रालय कोई भी उप मुख्यमंत्री बने उनके पास नहीं अभी तो जाएगा। किसी को लेना ही पड़ेगा वो चार्ज। देखिए, फिलहाल वित्त तो मंत्रालय ऐसे सुनने में आपको बहुत ग्लैमरस और मलाईदार लगता है, कोई ऐसा मंत्रालय है नहीं जिसको लेके कोई बहुत ज़्यादा उसमें मार्केट मचे, खासतौर पे तब जब देवेंद्र फडणवीस जैसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे। तो गृह मंत्रालय अपने पास रखना, चीफ वही, मिनिस्टर सर, जो भी समय है सब होना वो चाहिए। कोशिश समय नहीं है, मैं बस इतनी बात अंत में जाते जाते लेकिन क्या एक बात इंपॉर्टेंट है, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार छोड़ी थी तो आरोप अजित पवार पर लगाया था कि वित्त मंत्री है, ये हमारे लोगों को बजट देते नहीं है, वो काम वही। रोकते हैं और इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, क्या ये मतलब आप सबकी राय भी यही है कि अब परिवार और पार्टी जो भी है इसका भविष्य सुनेत्रा पवार जी के हाथ में है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि क्या भविष्य होगा एनसीपी का। सर, मैं मानता हूं पिवोटल रोल किसका है आगे अब? होगा तो इन्हीं का, सुप्रिया जी का, सुप्रिया का भी और सुमित्रा जी का। क्योंकि पूछेंगे बीजेपी से कि क्या करना सुनेत्रा है। और पार्थ को वही देख रहा हूँ, इन्हीं दोनों को। सुप्रिया सुले में बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाली बात है नहीं पॉलिटिक्स के लिहाज से। सुनेत्रा और पार्थ इन दोनों में से किसी एक उनको को मैं अलग इसलिए जिम्मेदारी करूंगी, होगी। उनका फैसला वो बिल्कुल, शरद पवार करेंगे। बिल्कुल, वो पार्टी अलग है। इन दोनों में से कोई होना है जो डिप्टी सीएम होगा, अगर उसने ग्राउंड पे अपने आप को कन्वर्ट कर दिया एक लीडर के तौर पे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक तरह से काइंड ऑफ नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन अगर अपने आप को लीडर के तौर पे उन्होंने डेवलप कर दिया तो एनसीपी का फ्यूचर रहेगा। अगर नहीं कर पाया तो उनमें से अधिकांश हिस्सा देखेंगे। उनके लिए राहत की बात यह है कि अभी कोई बड़ा पॉलिटिकल इम्तिहान नहीं है सामने। बिल्कुल। अभी समय है। सुनेत्रा जो भी फैसला लेगी, मुझे लगता है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका होगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही लेगी। अभी बीजेपी का एक बड़ा रोल होगा आने वाले दिनों में, ये बात बिल्कुल। तो खैर ये एक बहुत बड़ी आज दुख की खबर आई है, लेकिन इसके बाद जाहिर है कि सरकार, सत्ता, सियासत, पार्टी, ये सब तो चलता ही रहेगा और उसके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे। वही हम लोग आज डिस्कस होता ही है ना सौरभ की माँ का निधन होता है, बेटा शपथ लेते हैं, तो होना ही है, सिस्टम ऐसे ही देखिए खैर अब ये तो कल खैर उनका अभी तो उनकी अंत्येष्टि होनी है, फिर सारे जो है रीति रस्म जब हो जाएंगे, पूरे परिवार थोड़ा शौक से बाहर निकलेगा, उसके बाद ये सब बातें और उठ करके आएंगी। बहुत शुक्रिया आलोक जी प्रोग्राम में आने के लिए आपका। समीर जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।